तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं नीरज मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट का एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, एमएचआरडी की तरफ से मैंने ये सारी ली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे सही तरीके से नोट मेकिंग कीजिए ताकि यहाँ से उठने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सके यूजीसी नेट में आप उसे सॉल्व कर सकें। तो हम पहले बात करेंगे एडॉक वर्किंग ग्रुप, देन हम बात करेंगे यूएन सेट इन रियो के बारे में, देन हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, देन हम आईची स्ट्रेटजी प्लान्स के बारे में बात करेंगे, और देन हम एजेंडा 21 के बारे में बात करेंगे। एजेंडा 21 और आईची स्ट्रेटजी प्लान्स ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी, या चाहे हम इसे बायोडाइवर्सिटी बोलें या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल लो, दोनों ही फैमिलियर वर्ड है। फिर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इज़ वाइटल टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमारे पास इकोनॉमिक टर्म्स में एंड सोशल डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ अ ग्लोबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। नाउ अ डेज नॉर्मली क्या होता है, ये ग्लोबल एक प्रकार से बोल सकते हैं ग्लोबल एजेंडा बनता जा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट जिस तरीके से दूषित किया जा रहा है, तो उसके बेसिस से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा और हमने डाइवर्सिटीज़ को बचानी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं बिफोर वी आर मूविंग, तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। इन सिंपल टर्म, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल वैरायटी ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ में जितनी भी लाइफ्स होती हैं, जितनी भी स्पीसीज होती है हमारे पे, वो सब बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। तो आप इसे जानिए। फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में एडॉक वर्किंग ग्रुप क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं, तो आप इन डेट को नोट डाउन कीजिएगा। जैसे कि इन नवंबर 1988 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम मीन्स यूएनईपी convened an ad hoc working group of experts on biological diversity, and this was to explore the need for an international convention on biological diversity. In May 1989, it established the ad hoc working group of technical and legal expert। तो आप इसे याद रखिएगा, यूएनएपी का जो स्थापना था हमारे पास वो नवंबर 1988 में स्टार्ट हो गया था। देन हम बात करते हैं देयर जॉब वॉज टू प्रिपेयर एन इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियस सी बात, इनका जो जॉब था वो एक प्रकार से इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना था फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो सस्टेनेबल यूज होगा हमारे पास या उसके कंजर्वेशन के लिए एक प्रकार से इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है कि बहुत सारे कंट्रीज़ को एक प्रकार से दिया जाएगा। मतलब कि जैसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में बात करेंगे या हम रियो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे साउथ और नॉर्थ दो तरीके से मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों कैटेगराइज की गई हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनको हम साउथ नेशन बोलते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उसे हम नॉर्थ कंट्रीज़ बोलते हैं। तो दोनों के लिए एक प्रकार से बोला जाता है कि मतलब कितना कार्बन एमिशन होगा। इसी तरीके से कुछ इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड द एक्सपर्ट वर टू टेक इन टू अकाउंट। ऑब्वियस सी बात, अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि तो वहाँ पे क्या होता है, एक लीगल एक्शन लिया जाता है उस कंट्री के खिलाफ। देन हम बात करते हैं द नीड टू शेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे जैसे दिख भी रहा है, साउथ कंट्रीज एंड नॉर्थ कंट्रीज दोनों दिख रहा है हमारे पे। तो जो नॉर्थ कंट्रीज होती हैं वो ऊपर की तरफ है, साउथ कंट्रीज होती हैं वो नीचे की तरफ है। साउथ कंट्रीज मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज और साउथ कंट्रीज होती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है क्या बोलते हैं, नॉर्थ कंट्रीज बोलते हैं। तो नॉर्थ कंट्रीज जो होती है वो डेवलप्ड होती है, दोनों में फाइट भी चलती है कि मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉयट करने का जो मेन कारण थे वो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हो चुका था इन कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो आप इसे याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं द एक्सपर्ट आल्सो हैड फाइंड वेज एंड मीन्स टू सपोर्ट इनोवेशन बाय लोकल पीपल। ऑब्वियस बात है, हमें इनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि एनवायरनमेंट हमारा दूषित ना हो और हम सस्टेनेबल यूज करके अपने फ्यूचर के लिए बचा सके चीज़ों को। देन हम बात करते हैं एक्चुअल में एडॉक वर्किंग ग्रुप में आगे बात करते हैं। बाय फेब 1991 द एडॉक वर्किंग ग्रुप बिकम नोन एज द इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन कमेटी। तो इसे याद रखिएगा, ये क्या बन गया, इंटर गवर्नमेंटल निगोसिएशन कमेटी बन गया। एंड इट वर्क एंडेड ऑन 22 मई 1992, और ये 22 मई 1992 को ख़त्म हो गया विद द नैरोबी कॉन्फ्रेंस। तो ऑब्वियस बात याद रखिएगा, जो इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई थी हमारे पे फरवरी 1991 में, वो 22 मई 1992 को समाप्त कर दी गई। उसके जगह जो थी हमारे पे वो क्या बनाया गया, नैरोबी कॉन्फ्रेंस बनाया गया। एंड दिस वाज फॉर द एडॉप्शन ऑफ एग्रीड टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसे याद रखिएगा, जो नैरोबी कॉन्फ्रेंस होता है वो कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, इंटरनेशनल निगोशिएशन कमेटी होती है एक प्रकार से। फिर हम बात करते हैं यूएन सेट एट द रियो के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पुटअप होता है 19 रियो अर्थ समिट 1992 से। तो द कन्वेंशन वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन
5 June 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development at the Rio in Brazil. इसे याद रखिएगा. एंड दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ बिकम फेमस एज द अर्थ समिट. इसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं कभी कभी. रियो अर्थ समिट 1992 इज़ नोन फॉर, तो किसके लिए जाना जाता है? अर्थ समिट के लिए नोन जाना जाता है. 5 जून 1992 को क्रिएट किया गया. किसके द्वारा क्रिएट किया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्रिएट किया गया. एंड मेनी सिग्निफिकेंट डिसीजन रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी वर मेड ड्यूरिंग द अर्थ समिट. तो यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन क्या होते हैं उस समय लिए गए. फिर हम बात करते हैं द कन्वेंशन was opened for signature on 5 June 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development at the Rio in Brazil. And this conference has become famous. तो obvious सी बात है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया. By June 1993 the convention received signature from 168 countries. तो इसे याद रखिएगा, जून 1993 तक जो था 168 कंट्रीज जो थे इसके सिग्नेटरीज हो चुके थे. तो आप इसे याद रखिएगा. फिर हम आगे बात करते हैं द कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993. तो ये फोर्स में कब लाया गया? तो ये कन्वेंशन फोर्स में लाया गया 29 दिसंबर 1993 को ये फोर्स में लाया गया. तो इसे याद रखिएगा. एंड द फर्स्ट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पुटअप हो सकते हैं. अर्थ समिट का जो फर्स्ट सेशन था हमारे पास, द फर्स्ट सेशन ऑफ द सिग्नेटरीज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसे हम COP बोलते हैं, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज शेड्यूल इन 1994 इन द बहमास. तो याद रखिएगा, बहमास में पहली बार जो होता है हमारे पास का सीजन हुआ, ये सेशन हुआ सिग्नेटरीज का, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज बोलते हैं. एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्लोबल कम्युनिटीज ग्रोइंग कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट वॉज ड्रामेटिक स्टेप फॉरवर्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो याद रखिएगा इस चीज़ को आप. देन हम आगे कुछ बात करते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन सेट. तो ऑब्वियस बात है, कन्वेंशन हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव. इसका जो मेन 3 ऑब्जेक्टिव था हमारे पास अर्थ समिट का, वो इस तरीके से है. द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो पहला ऑब्जेक्टिव उसे का मेन मोटिव है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखेंगे. द सेकेंड वन इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. कंजर्व करने के साथ साथ हम इसका सस्टेनेबल यूज करेंगे, जितना नीड है उतना यूज करेंगे. गांधी जी बोलते हुए जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें, ठीक है ना. ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमें नहीं करना चाहिए. देन हम थर्ड बात करेंगे द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. जो भी हमारे पास होगा उसको हम इक्विटेबल शेयरिंग के तरीके से, अगर ज़्यादा है तो हम उसको शेयर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज में हम ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज है तो हम कम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. इस तरह से नहीं रहेगा, हमारे पास इक्विटेबल शेयरिंग होगी हमारे पास. इस तरीके से इनका मेन तीनों ऑब्जेक्टिव होता है. देन हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में. द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज प्रोबेबली द मोस्ट all encompassing international agreement ever adopted. If we have to achieving all the goals of this convention, many other steps needed. Obvious बात, अगर हमें इन तीनों गोल्स को अचीव करना होगा तो हमें बहुत सारे स्टेप्स को लेना पड़ेगा. अब उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए? एग्जिस्टिंग नॉलेज मस्ट बी यूज फॉर इफेक्टिवली. हमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसका यूज करना पड़ेगा ताकि ये इफेक्टिव हो सके. अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी की डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स मस्ट बी गेन. ऑब्वियस बात, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट उसे हम गेन करना होगा हमें. एंड इट नीड्स टू कम्युनिकेट टू दोज हु कैन स्टिमुलेट एंड शेप पॉलिसी चेंज. ऑब्वियस बात है, जो पॉलिसी मेक करेगा, पॉलिसी मेकर होते हैं नेशन में, तो जो भी पॉलिसी मेकर होंगे वो ये देखते हुए चलेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही कि नहीं हो रही, सस्टेनेबल यूज हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. उस तरह से हमें सारी पॉलिसीज़ को बनानी होगी. एंड कंट्रीज नीड टू अडॉप्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज. तो जो भी नेशन स्टेट होगा हमारे पास, उसका मेन मोटिव होगा जो भी हम पॉलिसीज़ या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि हमारे पास क्या हो जाए, एनवायरमेंट को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए. ताकि क्योंकि हमने देखा भी ओजोन लेयर किस तरह से एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं. तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो होता है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इतनी समय हो रहा है. क्योंकि आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, CFCs गैस के बारे में सुना होगा. या हमारे पास क्या होती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, किस तरह से ये ओजोन लेयर को डिप्लेशन करते हैं. तो ग्रीन हाउस गैसेस के मैं लेक्चर आगे बना दूंगा. एंड इट रिक्वायर्स टेक्निकल एंड फिनेंशियल कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल लेवल. देन हम आगे बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में. आगे बात करते हैं आर्टिकल 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा. आर्टिकल 6 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर्स ऑल पार्टीज दैट इज countries to prepare national strategies, plans and programs for conservation and sustainable use of biodiversity. तो ये बोलता है कि ऑब्वियस बात है, जो भी नेशनल प्लानिंग होगी, जो भी स्टडीज होती है हमारे पास, दैट वुड मेनली कंसर्न विद द कंजर्वेशन. ठीक है. देन हम बात करते हैं द नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान शुड बी इंटीग्रेटेड
with relevant sectorial and cross sectorial plans, programs and policies। तो याद रखिएगा, जो भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान्स होगी should be integrated with relevant sectorial and cross sectorial plans and program and policies। and for example जैसे biodiversity conservation is closely linked to plans of माइनिंग और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। तो माइनिंग वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा जो है इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो उसे हमें ध्यान देना होगा। देन हम बात करते हैं प्लानिंग फॉरेस्ट एंड वाटर सेक्टर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ऑब्वियस बात है, डिफॉरेस्टेशन इज नॉट गुड, उसे हमें याद रखना होगा। प्लानिंग फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को बचाए रखना है, कंजर्व करना है उसे। वाटर सेक्टर जो होती है, वाटर बॉडीज होती है, उसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा। एंड दिस शुड बी डन बाय ऑल रेलिवेंट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात, अगर कोई मिनिस्ट्री, जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती है, अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक समय के बाद क्या होती है, ये एक प्रकार की प्रॉब्लम बन जाएगी। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारी जो भी पॉलिसीज होनी चाहिए, इट इज़ बेस्ड ऑन टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। देन हम बात करते हैं इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन आफ्टर पार्टिसिपेटरी एंड consultative process with various stakeholders. A national policy and micro-level action strategy on biodiversity was developed and approved by Committee of Secretariats in 1999। तो 1999 में स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, एंड दिस वाज सबमिटेड टू द CBD सेक्रेटेरिएट। और बाद में जो था बाद में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये सबमिट कर दिया गया था। तो इसे याद रखिएगा, इंडियन के पर्सपेक्टिव में आप कौन सी मिनिस्ट्री, तो इसे याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट of the Government of India implemented an externally aided project on National Biodiversity Strategy and Action Plan, जिसे हम क्या बोलते हैं, NBSAP from 2000 to 2004। तो हम इस पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी पॉइंट है उसे नोट डाउन कीजिए। UGC नेट के एनवायरनमेंट पेपर में, पेपर फर्स्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। 5 नंबर का एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आता है, तो आप इसे ज़रूर से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। हो सकेगा मैं इसे 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इसे और शेयर कीजिए।